हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 3.5 को करने वाले हैं, जिसमें हम लोग वज्र गुणनखंड विधि से दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण को हल करेंगे। तो इससे पिछले क्लास में अब तक हमने क्या किया कि दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण को हल करने के लिए 3 विधि सीखे। सबसे पहले हमने सीखा कि जो ग्राफी विधि है उसके अंतर्गत कैसे सॉल्व करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये 3 विधि सीख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे वज्र गुणनखंड विधि की दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण को वज्र गुणनखंड विधि से किस प्रकार हल किया जाता है। तो आइए इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग जान लेते हैं। देखिए कि दो चर वाले जो रैखिक युग्म समीकरण होता है उसका सामान्य रूप इस प्रकार का होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका सामान्य रूप देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण जो होता है उसका सामान्य रूप किस प्रकार होता है। ठीक है, तो बात करते हैं अगर बीटीसी बुक के अनुसार, तो इसमें समान रूप दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का क्या होता है, समान रूप होता है। ठीक, इसमें हम लोग को हल होने की शर्तें को समझना है। सबसे पहले हल होने की शर्तें, ठीक है, हल होने की शर्तें समझना है। देखिए हल होने का 3 शर्त होता है। पहला शर्त क्या होता है, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, बराबर लिख करके काट दिया, मतलब नहीं होता है b1 बटे b2 का। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 का, तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, ठीक है, जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपस में बराबर नहीं होगा तो इसको इस प्रकार के रैखिक युग्म समीकरण का किस प्रकार का हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा। उसके बाद हम लोग अगला समझते हैं। नेक्स्ट है, जब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 का, और ये b1 बटे b2 भी बराबर होगा c1 बटे c2 का। ठीक है, जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर होगा, ठीक है, और c1 बटे c2 भी बराबर होगा, तो इसको बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 आपस में बराबर हो, तो इस प्रकार के रैखिक युग्म समीकरण का किस प्रकार का हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, और एक तीसरा कंडीशन है इसमें कि जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 का। ठीक है, समझना इसको। जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के, तो इस प्रकार के रैखिक युग्म समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार के रैखिक युग्म समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक, ये कोई हल नहीं होगा इसका। चलिए, तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ये इंट्रोडक्शन और इसके अलावा और भी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये तो हल होने की शर्तें हो गया। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग जो प्रश्नों को हल करेंगे वो वज्र गुणज विधि से हल करेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि वज्र गुणज विधि क्या होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ये रैखिक दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का क्या है, सामान्य रूप है। ठीक है, तो हल होने की इसमें शर्तें को समझना है। जब a1 बटे a2, ठीक है, और b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा, तो इस प्रकार के रैखिक युग्म समीकरण का क्या होगा, कोई अद्वितीय हल होगा। उसके बाद दूसरा है, जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, और ये भी बराबर होता है c1 बटे c2 के, तो इस प्रकार के रैखिक युग्म समीकरण का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा समझिएगा कि जब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के, तो इस प्रकार के रैखिक युग्म समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक, ये हल होने की शर्तें समझ लिए। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है, वज्र गुणज विधि क्या होता है। ठीक है, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। ठीक,
चलिए अब समझते हैं वज्रगुणज विधि। देखिए वज्रगुणज विधि के अंतर्गत जो दो चर वाला रैखिक युग्म समीकरण होगा उसे हम लोग वज्रगुणज विधि से हल करेंगे। तो उसके लिए वज्रगुणज विधि का कुछ फार्मूला होता है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। याद नहीं रखना है बल्कि समझना है, ठीक है। फार्मूला याद नहीं रखा जाएगा, वो थोड़ा हार्ड होता है। तो हम लोग अगर समझ लेंगे तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है। चलिए देखिए वज्रगुणज विधि के अंतर्गत हमें 3 मान चाहिए, ठीक। ये इस प्रकार का समीकरण दिया हुआ रहेगा, ठीक। इसमें 3 मान चाहिए हमको। सबसे पहले x का मान चाहिए, y का मान चाहिए और 1 का मान चाहिए, ठीक। ये 3 वैल्यू हमको निकालना है। देखिए ये जो x का वैल्यू दिया हुआ है ना, इससे हम लोग क्या लेंगे, x का मान क्या होगा, a1 और a2, ठीक है। उसके बाद y का मान देखिए y के साथ गुणांक में कौन है, b1 है, तो b1, और दूसरा y2 के साथ गुणा में b2 है, ठीक। उसके बाद 1 का मान, 1 हम लोग c को मानेंगे 1, ठीक है। c को मानना है 1, यानी कि ये c1 हो गया और ये c2, ठीक। वज्रगुणज विधि में फॉर्मूला कैसे बनता हुआ मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ठीक है, समझिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा वज्रगुणज विधि का फॉर्मूला के लिए, आप क्या करना, एक जगह x का मान लिखना, y का और 1 का। अब देखिए x का मान कैसे लेंगे, तो x का मान x के साथ गुणांक में कौन है, ये है, तो a1। अब दूसरा वाला x के साथ, दूसरा समीकरण में क्या है, x के साथ गुणांक में क्या है, a2, तो a2। फिर उसी तरह से y का मान क्या लिए, b1 और b2। उसी तरह से 1 मतलब c1 और c2, ठीक। अब देखिए वज्रगुणज विधि का फॉर्मूला, इसमें हम लोग को क्या चाहिए, x का मान चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला बनाने के लिए सीखेंगे। देखिए अगर हमें x का फॉर्मूला बैठाना है तो x वाला वैल्यू ये है ना, इसको ढक दो, ठीक। क्या कर रहे हैं, x का मान चाहिए ना, x का फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या चाहिए, वज्रगुणज विधि में फॉर्मूला होता है x बाई कुछ होगा, ठीक है, y बाई कुछ होगा और 1 बाई कुछ होगा, ठीक। अब x बटे में क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बैठाएंगे। देखिए इसमें क्या करना है कि x का मान निकालना है, तो x को यहाँ ढक दो, ठीक। अब इधर क्या बचा, b1 b2 और c1 c2, ठीक। अब इसमें कोना को नहीं गुना कर दो, b1 को c2 से, ठीक है, b1 इंटू c2, b1 c2, ठीक है। क्या किए, b1 c2 कर दिए। अब इसमें से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, b1 c2 पहले ले लिया, अब नीचे वाला b2 को उधर से कोना को नहीं, इसको इससे गुना कर दिए, ठीक है। अब इसको इससे गुना करेंगे, ठीक। चलिए तो b1 c2 हो गया। अब इसमें से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, b2 c1, ठीक है। x का वैल्यू हो गया। x का वैल्यू कैसे निकाले, तो x का वैल्यू, जिसका भी वैल्यू निकालना है आप उसको ढक दीजिए, ठीक। अब क्या बचा, b1 b2 और c1 c2। हमें x का मान चाहिए, तो ये कोना को नहीं गुना, b1 इंटू c2 तो ले लिए हैं यहाँ b1 c2, माइनस किए हैं। अब इधर नीचे से ऊपर b2 इंटू c1, तो b2 इंटू c1, ठीक है। अब हमें y का वैल्यू चाहिए ना, तो एक ऐसा कीजिए कि y को ढक दीजिए। अब क्या बचा, a1 a2 और c1 c2 बचा, ठीक। अब y का मान निकालते समय देखिए यहाँ से कीजिएगा, इधर से c1 इंटू a2, y का मान निकालते समय इधर से c1 इंटू a2, तो c1 a2, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है, क्या किए, c1 a2 किए। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, c2 इंटू a1, तो c2 a1 माइनस करना, ठीक है। चलिए 1 का मान, y का मान कैसे निकाले, तो y का वैल्यू निकालना है, तो y को ढक दिए, बच गया c1, इधर से स्टार्ट करेंगे c1 इंटू a2, तो c1 a2 माइनस c2 a1, तो c2 a1 हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए 1 का मान चाहिए ना, तो 1 का मान चाहिए ना, तो इस ऐसा करो कि 1 को ढक दो। अब ये क्या बच गया, a1 a2 और b1 b2। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a1 इंटू b2, ऐसे गुना कोना को नहीं, a1 b2, तो पहले लेंगे a1 b2, अब माइनस, ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1, ये फॉर्मूला हो गया वज्रगुणज विधि का। देखा कितना आसानी है, कैसे निकाले और एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या किए, x का, y का और 1 का मान चाहिए, है ना। वज्रगुणज विधि में ही फॉर्मूला होता है, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 इजुकल टू y बटे c1 a2 माइनस c2 a1, या 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब ये इतना फॉर्मूला याद नहीं करना है, बनाने के लिए सीखना है फॉर्मूला। कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का क्या है, सामान्य रूप है, ठीक।
अब इसमें हमें 3 मान चाहिए ना, x, y और z का मान चाहिए। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, x, y और z ऊपर पहले लिख देंगे। देखिए x का मान यहाँ से निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए x के साथ गुणांक में कौन है, a1 है, a1 और a2। ठीक, उसी तरह से y का वैल्यू चाहिए ना, तो y का वैल्यू देखिए क्या है, b1 और b2 b2 ले लिए। फिर उसके बाद 1 का मान चाहिए, तो c को मानना है 1, तो 1 का वैल्यू क्या हुआ, c1 c2। ठीक, इस तरह से नोट कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, x को ढक देंगे। ठीक है, जिसका निकालना है उसको ढक दीजिए। अब बचा क्या, b1 b2 a1 a2 सॉरी b1 b2 और c1 c2 बचा। अब कोना को नहीं गुना, b1 c2 माइनस b2 c1 वही किए हैं, b1 इंटू c2 किए हैं। अब इसमें से माइनस किए हैं b2 इंटू c1 को माइनस कर दिए। फिर उसी तरह से y का वैल्यू चाहिए ना, तो y को ढक देंगे। ठीक है, y को ढक दिए। अब इसका ध्यान देना, इसको उल्टा करना है, इधर से करना है, c2 इंटू a1 माइनस सॉरी उल्टा बोल दिया, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। ठीक, उसके बाद 1 का जब वैल्यू चाहिए तो 1 को ढक देंगे। अब बचा क्या, a1 a2 और b1 b2। अब इस तरह से गुना करेंगे, a1 इंटू b2 तो a1 b2 माइनस a2 b1 तो a2 b1। तो इस तरह से बीजगुणज विधि से ये फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग बीजगुणज विधि से जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहीं तक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाता है। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि आपको 4 कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक युग्म समीकरण 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको बोला है चारों में से आपको पहचानना है कि जो भी समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है उसमें कौन सा अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और किसका कोई हल नहीं होगा। जो अद्वितीय हल होगा उसको आप बीजगणितीय गुणनखंड विधि से हल करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो समीकरण युग्म दिया हुआ है इसमें आपको पहचानना है कि किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, किसका अद्वितीय हल होगा और किसका कोई हल नहीं होगा। पहचान करने के बाद जिसका अद्वितीय हल होता है उसे बीजगणितीय गुणनखंड विधि से हल करना है, और जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा उसे हल नहीं करना है। ठीक है, जिसका अद्वितीय हल होगा सिर्फ उसी को बीजगणितीय गुणज विधि से हल करना है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 1 नंबर का, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है टोटल, तो यहाँ हम 3 क्वेश्चन लिखे हैं और 1 क्वेश्चन बाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो सबसे पहले इसमें चेक करना है, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो सबसे पहले इसे हमें जांच करना है कि ये अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। सबसे पहला काम क्या है, जांच करना। तो जांच करते हैं। सबसे पहले जांच करने के लिए क्या अभी आपको बताए थे कुछ समय पहले, a1 बटे a2 लेंगे। a1 का मान क्या लेंगे, देखिए x के साथ गुना में क्या है, कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है इसका मतलब 1। ठीक, x का गुना कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, दूसरा देखिए x का मान x के साथ गुणांक में क्या है 3 है तो 3। ये हो गया a1 बटे a2 1 बटे 3। फिर उसी तरह से b1 बटे b2 चेक करना है। b1 बटे b2 का मान लेना है। b किसको मानते हैं, y, तो y के साथ गुणांक में क्या है माइनस का 3 है तो माइनस का 3 बटे, अब y के साथ गुणांक में क्या है माइनस का 9 है। ठीक, अब देखिए तो इसको बैलेंस करके हाँ ये माइनस माइनस तक कैंसिल हो जाएगा, 3 के 3 3 तिया 9 यानी कि 1 बटे 3। ठीक, यहाँ देखिए a1 बटे a2 1 बटे 3, b1 बटे b2 भी 1 बटे 3। ठीक है, अब c1 बटे, ये दोनों बराबर है, अब c1 बटे c2 चेक करना है। ठीक है, c1 बटे c2। देखिए c1 का मान क्या होगा माइनस का 3 और c2 का मान माइनस का 2। इधर वाले को ये वाला लेना है a1, ये b1 और ये c1। ठीक है, चलिए ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन होगा क्या 2 बटे 3। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये क्या है a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर है लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। ठीक, इसका मतलब इसका अपरिमित रूप से इसका कोई हल नहीं होगा, इस वाले समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसको लिख देना है हम लोग को कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये दोनों तो बराबर है लेकिन c1 बटे c2 क्या है
बराबर नहीं है C1/C2 का, ठीक है। A1/A2 और B1/B2 देखो दोनों 1/3 1/3 है, लेकिन C1/C2 अलग अलग है, देखो 2/3 3/2 हो गया, ठीक। यानी कि A1/A2 और B1/B2 दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन C1/C2 अलग है, मतलब ये बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। जो भी हमें समीकरण युग्म दिया हुआ है इसका कोई हल नहीं, यानी कि कोई हल नहीं होने की शर्तें हैं, ठीक है। तो जब कोई हल नहीं होने की शर्तें हैं तो इसे हमें क्या करना है, वज्रगुणज विधि से हल नहीं करना है। क्वेश्चन कह दिया है अब वज्रगुणज विधि से तभी हल कीजिए जब अदित्य हल हो, ठीक है। जब अदित्य हल हो तभी आप उसे वज्रगुणज विधि से हल कीजिए, अन्यथा उसको छोड़ दीजिए। तो ये हम लोग का वज्रगुणज विधि नहीं निकला, वज्रगुणज विधि से ये हल नहीं होगा, क्योंकि अदित्य हल है ही नहीं। जो भी हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ ये अदित्य हल का कंडीशन में नहीं। अदित्य हल का कंडीशन में कब होगा, जब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होगा, ठीक है, तब होगा अदित्य हल का कंडीशन में। उस सिचुएशन में हम लोग वज्रगुणज विधि से हल करेंगे। तो यहाँ तो क्या हुआ, A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो ये क्या हुआ, कोई हल नहीं है इसका। तो कोई हल नहीं है तो इसे हम लोग हल नहीं करेंगे, वज्रगुणज विधि से यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो इसका आंसर यही हो गया, इससे आगे आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए एग्जाम में यहीं तक करना है, ठीक। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए, हाँ मिटा दें। एक नंबर क्लियर, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 2x + y = 5 और ये दिया है 3x - 2y = 8। सॉरी, इसको देखो इस फॉर्मेट में दिया है ना, इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x + y = 5। देखिए 5 को जो ना बराबर के इस तरफ करना है, ठीक है। तो 2x रहने दिए प्लस y लिए, अब 5 देखिए बराबर के उस तरफ है ना, हमें इस तरफ लेकर के आना है। तो इस तरफ, उस तरफ क्या था, प्लस में था, इस तरफ माइनस में हो गया। अब बराबर के इस तरफ क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। ये हम लोग का समीकरण नंबर 1 हुआ, ठीक। समीकरण नंबर 2 में देखिएगा 3x प्लस, ठीक है, 2y और 8 देखिए बराबर के उस तरफ प्लस में, इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 8 = 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक। अच्छा, इसका पहले चेक करना है कि कौन सा हल है, हल क्या है, ठीक है। तो इसका देखिए A1/A2, A1 का मान क्या है, x के साथ गुणांक में 2 है तो 2, और दूसरा x के साथ गुणा में 3 है, ठीक है, A1/A2। और ये अब उसके बाद चेक करना है कि B1/B2 का मान। देखिए B1 का मान क्या होगा, y के साथ गुणांक में कुछ है नहीं है तो 1, y के साथ गुणांक में 2 है तो 2। अब यहाँ देख लीजिए A1/A2 का मान 2/3 और B1/B2 का मान 1/2। क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हमें C1/C2 और चेक नहीं करना है, यही लिख देना है, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म मतलब जोड़ा का अदित्य हल है, अदित्य हल है। यानी कि जो भी समीकरण युग्म दिया हुआ इसका क्या है, अदित्य हल है, ठीक। जब अदित्य हल है तो इसे हमें क्या करना है, वज्रगुणज विधि से हल करना है। आइए इसको वज्रगुणज विधि से हल करते हैं। देखिए वज्रगुणज विधि के लिए हमें क्या चाहिए, x का मान, y का मान और 1 का मान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे x का मान, y का मान और 1 का मान, x का मान और y का मान और 1 का मान चाहिए, ठीक है। x, y और 1 का मान चाहिए, ठीक। देखिए ऐसा कीजिए, इसका फॉर्मूला देखिए याद नहीं रखना है, ऐसे बनाएंगे हम लोग। x का मान यहाँ देखिए 2/3, ठीक। y का मान देखिए कुछ नहीं है तो 1 और 2, 1 का मान देखिए माइनस का 5 और माइनस का 8, है ना। चलिए इसको बंद कर दीजिए। अब फॉर्मूला लगाएंगे x के लिए, ठीक। x का फॉर्मूला क्या होता है,
देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 दिया हुआ है ना, हमें x का फार्मूला चाहिए, तो x को ढक दो, क्या बचा b1/b2 और c1/c2, तो इसको कोना कोनी गुना करते हैं, यानी कि ये b1 को c2 से गुना कर देंगे, फार्मूला बनाएंगे b1c2 माइनस, ठीक b1c2, अब इसमें से माइनस करेंगे क्या b2c1, ठीक है, ये x के लिए फार्मूला हुआ b1c2 इंटू सॉरी माइनस b2c1, ठीक। चलिए अब y के लिए फार्मूला देखिए, y के लिए क्या होगा मान, तो इसके लिए y को ढक दीजिए, अब क्या बचा a1/a2 और c1/c2 बचा ना, तो यहाँ से उल्टा c1 को हमें क्या करना है a2 से गुना करना है, c1 को a2 से, तो c1 a2 माइनस ये वाला c2 को हमें क्या करना है a1 से गुना करना है कि c2 इंटू a1, ठीक। अब उसके बाद 1 का वैल्यू चाहिए, तो 1 का वैल्यू के लिए यहाँ बैठाएंगे, 1 का वैल्यू चाहिए तो फिर से क्या करना है 1 को ढक देना है, ठीक है, जिसका वैल्यू चाहिए आप उसको ढक दीजिए, ढक क्या किया a1/a2 और b1/b2, अब यहाँ फिर कोना कोनी गुना कर दो, ये क्या है a1 और इसको b2, तो a1 इंटू b2 करना है, a1 और b2 माइनस, ठीक है, अब यह क्या है a2 और ये a1, कोना कोनी a1 b2 कर लिए, अब यहाँ क्या करना है a2 b1 करना है, यानी कोना कोनी a2 b1, तो यहाँ लिखना है a2 b1, ठीक। अब इसी में मान बैठा देना, ये बज्र गुणज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, अब इसी में अमाउंट बैठाना है, ठीक। चलिए फॉर्मूला याद नहीं रखना, इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए x का मान चाहिए ना, लो 1 गुना माइनस का 8, तो 1 गुना माइनस का 8 ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, इसमें से माइनस करना है, 1 गुना माइनस का 8 लिए, अब घटाना है 2 गुना माइनस का 5, 2 गुना माइनस का 5, ठीक, x का मान हो गया। अब देखिए y का मान लेना है, y को ढक दीजिए, अब इधर क्या है माइनस का 5 गुना माइनस का 3, माइनस का 5 गुना 3, माइनस का 5 गुना 3 माइनस, अब उसके बाद ये क्या है c2 है, ठीक है, तो माइनस का 8 गुना 2, तो माइनस का 8 गुना 2, ठीक, बराबर ये 1 का मान चाहिए, तो 1 को ढक दो, इधर रहा क्या, ठीक है, कोना कोनी गुना 2 गुना 2, तो 1 का मान चाहिए 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 1 है ना, 3 गुना 1, तो 3 गुना 1, ठीक, इसको बैलेंस कर दीजिए आ जाएगा। देखिए x का मान निकालेंगे, 1 गुना माइनस 8 तो माइनस 8, अच्छा ये माइनस 5 दूना 10, माइनस का 10 रहेगा ना, माइनस का 5 गुना 2 माइनस का 10, तो माइनस का माइनस इंटू माइनस, ये रहा देखो इससे देखो माइनस का माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 5 दूना 10, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए y का मान क्या होगा, y को बैलेंस करने पर कितना हो जाता है, तो 5 दिया 15 माइनस का, तो माइनस का 15, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, ठीक, 8 दूना 16 होगा, बराबर ये 1/2 दूना 4 माइनस 3 गुना 1 3, ठीक। चलिए इसको बैलेंस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, अरे देखिए माइनस का 8 प्लस का 10, तो क्या रहेगा 2 रहेगा, बराबर y बटे माइनस का 15 और प्लस का 16 क्या होगा 1 प्लस में, उसके बाद 1/4 माइनस 3 1, ठीक। अब देखिए हमें क्या करना है x और y दोनों का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रथम वाले को x का मान इसके बराबर है, इसका इसके बराबर, मतलब सब बराबर है, ठीक है। अब इस वाले मान को x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए प्रथम और अंतिम को हल करेंगे, पहला वाला और तीसरा वाला, ठीक है, प्रथम और अंतिम को हल करेंगे तो x का मान आएगा, फिर y का मान जब ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करने के लिए ये अंतिम दोनों को हल करेंगे, यानी कि x का मान ज्ञात करने के लिए x/2 को 1/2 के बराबर मानना है, ठीक, इससे x का मान आ जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन में क्या करेंगे, y/1 को 1/1 के बराबर मानेंगे, y का मान आ जाएगा, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन इधर हम लोग करते हैं।
चलिए इसमें कंडीशन लिख देना है कि प्रथम और अंतिम को हल करने पर लिखेंगे प्रथम तथा अंतिम को हल करने पर। ठीक है, प्रथम और अंतिम को हल करेंगे। पहला वाला क्या है, x/2 है। x/2 को बराबर किसे मानेंगे, प्रथम को अंतिम के बराबर मानना है। अंतिम क्या है 1/1, तो बराबर 1/1। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, x गुना 1 x ही रहेगा, 2 गुना 1 2 ही रहेगा। तो इस तरह से x का मान आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये अंतिम दोनों को हल करेंगे ना, इससे y का मान आ जाएगा। लिखेंगे अंतिम दोनों को हल करने पर। ठीक है, अंतिम दोनों को हल करना है। अंतिम दोनों क्या है, y/1 है, तो y/1 बराबर 1/1, 1/1। y गुना 1 क्या होगा, y 1 गुना 1 क्या होगा 1। ठीक है, इस तरह से x और y का दोनों का मान आ गया। लिख देंगे, लास्ट में आंसर लिख देना है, x बराबर क्या हुआ 2 और y का मान क्या होगा 1। इस तरह से हमें वज्र गुणज विधि से इसको हम लोग हल कर लिए। ठीक है, ये वज्र गुणज का फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि कौन सा हल है। आदित्य हल निकल गया। ठीक है, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं हो रहा था, आदित्य हल हो गया। अब आदित्य हल होने का सिचुएशन में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको वज्र गुणज विधि से हल कीजिए। तो ये वज्र गुणज विधि का क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, ये वाला टेबल याद रखना है। x का मान फॉर्मूला में क्या होता है, x का मान, y का मान और 1 का मान चाहिए। देखिए x का मान के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू को क्या करना है, x लिखे, x का मान देखिए 2 और 3 है। ठीक, y का मान क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 और 2 है। 1 का मान क्या है, -5 और -8। इसी को हम लोग क्या किए, इस फॉर्मूला में बना दिए। देखिए x का वैल्यू चाहिए ना, x का फॉर्मूला चाहिए। x का मान के लिए x को आप ढक दीजिए, जिसका चाहिए ना, x का चाहिए तो x को ढक देना। ठीक, अब फॉर्मूला क्या बन गया, ये a1a2 b1 b2 c1 c2 कहते हैं इसको। ये क्या है, ये b1 है और ये c2 है, कोना कोनी गुना, तो b1 इंटू c2। ठीक है, यहाँ देखिए b1 इंटू c2 की है, b1 को c2 से गुना कर दिए, माइनस अब b2 को a1 से, b2 इंटू c1। फिर y का मान चाहिए ना, तो y को ढक देना है। y को आपको जिसका मान चाहिए ना उसको ढक देना है। y का मान अगर ढक देंगे तो इधर से लेंगे, इधर से लेंगे, यहाँ y में इधर से लेना है। ठीक है, इधर क्या रहा c1 और इधर a2, c1 और a2, तो c1 इंटू a2, देखिए c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, देखिए c2 इंटू a1, तो c2 a1 बराबर 1 का मान चाहिए तो 1 को ढक दो। 1 का मान चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को ढक देंगे। अब क्या बचा, a1 a2 और b1 b2, तो इसका फॉर्मूला कोना कोनी कर दो। ये क्या हुआ, an और ये b2, तो a1 b2। ठीक है, माइनस उल्टा b1 a2। ठीक, इसी फॉर्मेट में हम मान बैठा दिए हैं। बैठाने के बाद क्या किए, हाँ मान बैठाते समय ध्यान देना चिन्ह के साथ। ठीक है, बैठाने के बाद साथ क्या हुआ, x/2 y/1 और 1/1 आया। अब हमें क्या करना है, x का और y का दोनों का मान चाहिए। तो x का मान जब निकालना होना तो ये पहले वाले को अंतिम के बराबर मानना। ठीक है, प्रथम और अंतिम को हल करना। देखिए प्रथम, ठीक है, x/2, अंतिम 1/2, इसको हल किए, x का मान आ गया। अब उसके बाद y का मान चाहिए, तो अंतिम दोनों को हल करना है। ठीक है, देखिए y/1 और 1/1। ठीक है, तो इस तरह से x और y का मान आ गया। आपको ये सब लिखना है, ये कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 1 का ए था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2x प्लस y। अभी तो सोल्व किए ना 2 नंबर ना, वो तो हो गया, सॉरी 3 नंबर, 2 नंबर अभी सोल्व किए। 3 नंबर देखिए क्या है, 3x माइनस 5y, तो 3x माइनस 5y। अब देखिए ये 20 जो है ना बराबर के उस तरफ है, इसको हमें इस तरफ कर लेना है। ठीक है, बराबर, देखिए 20 क्या था, बराबर के उस तरफ क्या था, प्लस में था, इस तरफ हम लोग के बराबर के इस तरफ लेके आए माइनस में, इधर क्या बच गया 0। ठीक है, इससे हम लोग क्या करना है, इक्वेशन 1 मानना है। और ये क्या है 6x और माइनस का 10y, और देखिए 40 क्या है, बराबर के इस तरफ है, इसको इस तरफ लेकर के आना है, तो क्या होगा, माइनस का था तो प्लस
सॉरी बराबर के उस तरफ प्लस में था तो माइनस हो गया, बराबर 0। अब उधर क्या रहा, कुछ नहीं रहा, तो इक्वेशन 2। ठीक, अब इसमें पहले जांच करना है कि अदित्य हल है कि क्या है। ठीक है, चलिए तो a1 बटे a2, देखिए a1 का मान क्या है, x के साथ गुणांक में 3 है, a2 का मान 6 है। इसको बैलेंस कर दो ना, 1/3 काटने पर। ठीक है, अब उसके बाद b1 b2 चाहिए है ना, तो b1 बटे b2। देखिए b1 का मान क्या है, y के साथ गुणांक में क्या है, माइनस का 5 है, और ये वाला y के साथ गुणांक में क्या है, माइनस का 10 है। इसको बैलेंस कर दो ना, 5 का 5, 5 दूना 10। यहाँ गलती होगा, सॉरी 3/2, 3 के 3, 3 दूना 6, 1/2 1/2, यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है। अब हमें c1 बटे c2 को चेक करना है, c1 बटे c2। ठीक, अगर ये बराबर नहीं होता ना तो इसको छोड़ देते। ठीक है, लेकिन बराबर है इसलिए आगे भी चेक करना पड़ेगा। c1 का मान देखिए क्या है, माइनस का 20 है, और c2 का मान क्या है, माइनस का 40 है। अच्छा, इसको अगर काट देंगे तो क्या होगा, 1/2। अब इसमें देखिए कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो यहाँ लिखना है चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। ठीक है, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल है। ठीक है, ये अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है ना, तो इसे हम लोग को वज्र गुणज विधि से लगा करके हल नहीं करना है, यानी कि इसका आंसर यहीं तक हो गया। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, 3.5 का। देखिए प्रश्नावली 3.5 में 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन का है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अदित्य हल है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो समीकरण युग्म दिया हुआ है, आप इसमें ये बताइए किसका अदित्य हल है। देखिए अदित्य हल होने के लिए कुछ देर पहले हम कंडीशन शुरुआत में ही आपको बता दिए, समीकरण 2 चर वाले रैखिक युग्म समीकरण अदित्य हल कब होगा, जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा तो अदित्य हल होगा। ठीक है, चलिए उसके आगे कह रहा है कि किसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होने का शर्त है क्या, जब a1 बटे a2 बराबर होगा लेकिन b1 बटे b2 भी बराबर होगा लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होगा, तो इस प्रकार के रैखिक समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्तें क्या है, जब a1 बटे a2 और a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 और बराबर हो c1 बटे c2, मतलब a b c तीनों का मान अगर बराबर होता है तो इस प्रकार के रैखिक समीकरण का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अदित्य हल की स्थिति में, यानी कि जब अदित्य हल होता है, यानी कि जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है, उसे वज्र गुणज विधि से हल कीजिए। ये जो हमें समीकरण रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, 4 कंडीशन दिया हुआ, 4 समस्या दिया है। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इसमें ये बताइए कि कौन सा रैखिक समीकरण का अदित्य हल होगा और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और किसका कोई हल नहीं होगा। हाँ, आगे ये भी कंडीशन लगा दिया है कि जिसका अदित्य हल होगा आप उसे वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। चलिए आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ इसमें सबसे पहले कि इसको हम लोग लेते हैं x, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हल करना है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है तो इसको सॉल्यूशन करते समय क्या करना है कि आपको उतार लेना है इस तरह से। ठीक है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है हमारे पास, भले पहला क्वेश्चन है, ठीक से समझिएगा। उसके बाद 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक, ये हमारे पास 2 समीकरण है। इसमें सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये अदित्य हल होगा इसका, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन कह दिया है जिसका अदित्य हल होगा आप उसी को ही वज्र गुणज विधि से हल कीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। ठीक, याद रखिएगा, सबसे पहले चेक करना है। चलिए, तो चेक करने के लिए नियम क्या है कि हमें क्या करना है कि a1 बटे a2 लेना है। ठीक, देखिए इसमें a1 का मान क्या हुआ, x के साथ जो गुणांक में होता है ना उसको a1 मानते हैं। देखिए x है, x के साथ गुणांक में कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दूसरा वाला क्या है, x के साथ गुणांक में क्या है 3 है, तो a2 का मान 3।
यानी कि a1 बटे a2 कितना हुआ 1/3 हो गया। उसी तरह से हमें अब चेक करना है b1 बटे b2 का मान, b1 बटे b2 का मान चेक करना है। देखिए b1 का मान क्या होगा, तो y के साथ गुणांक में जो है वो b1 मानेंगे, ठीक है। तो y के साथ गुणांक में क्या है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 बटे दूसरा y के साथ गुणांक में कौन है, माइनस का 9 है, तो माइनस का 9, ठीक। अब इसको अगर बैलेंस कर दिया जाए, देखिए क्या होगा, माइनस माइनस तो कैंसिल होगा, 3 का 3, 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि a1 बटे a2 का मान और यहाँ क्या है b1 बटे b2 का मान, अभी क्या दोनों तरफ बराबर है, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है। तो इसका मतलब और भी एक बार चेक करना होगा c1 बटे c2 को, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि c1 बटे c2 का भी मान जांच करना है। देखिए c1 का मान क्या होगा, तो ये वाला जो है ना a b इधर c1 का मान क्या है, माइनस का 3 है। उसी तरह से c2 का मान क्या है, माइनस का 2 है, ठीक है। अगर इसको बैलेंस करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, उधर क्या बचा 3 बटे 2, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहा है या फिर अद्वितीय हल हो रहा है या फिर कोई हल नहीं रहा है, ये कंडीशन आपको बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या है कि a1 बटे a2 जो है 1/3 है और b1 बटे b2 भी 1/3 है और c1 बटे c2 क्या है 3/2 है। यानी कि इसमें a1 बटे a2 और b1 बटे b2 क्या है, सेम है, बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है, ये कंडीशन फॉलो हो रहा। तो इसके आगे हमें लिखना है, जैसे इसके नीचे आप लोग उतारिएगा, लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक है। यही है कंडीशन ना, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। इसी बात को लिख देना है, चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक है। लिख देंगे इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो अपरिमित रूप से क्या हुआ, अनेक हल हो गया। अब देखिए इससे आगे हम लोग को सोल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन कह दिया है कि अगर अद्वितीय हल होता है तभी आप उसको अगर अद्वितीय हल होता तभी आप उसे वज्रगुणज विधि से हल कीजिए, अन्यथा उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम लोग का क्या हुआ, अपरिमित रूप से अनेक हल तो हुआ नहीं, सॉरी अद्वितीय हल तो हुआ नहीं, अद्वितीय हल होगा तब ना हमें उसको वज्रगुणज विधि से हल करना है। यानी कि इसका सोल्यूशन यहीं तक है, यही तक हो गया इसका। इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को वज्रगुणज विधि से हल नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन लगा दिया है कि वज्रगुणज विधि से आप तभी हल कीजिए जब अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ तो अद्वितीय हल हो नहीं रहा, यहाँ क्या हुआ, अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का सिचुएशन में आगे हम लोग को नहीं करना है, यानी कि इसका आंसर यहीं तक हो गया। तो आप लोग एग्जाम में इस तरह से बनाइए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इतना कम से कम करके दिखाना है। सबसे पहले तो आपको जांच करना है कि a1 बटे a2 है कि नहीं। हाँ, अगर स्पेशली क्वेश्चन कह देता है कि आप इसे वज्रगुणज विधि से हल कीजिए, तो ये सब जांच नहीं करना है, कंडीशन समझिएगा। अगर क्वेश्चन कह देता है एग्जाम में कि आप दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को वज्रगुणज विधि से हल कीजिए, अगर डायरेक्ट वज्रगुणज विधि से हल करना है तो हमें ये सब जांच नहीं करना है कि a1 बटे a2, कुछ नहीं, सीधा सीधा वज्रगुणज विधि वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली कहा था कि आप ये बताइए कि किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, किसका अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं। और क्वेश्चन में ये कहा आगे कि जिसका अद्वितीय हल होगा ना, आप उसी को वज्रगुणज विधि से हल कीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। तो इसका अद्वितीय हल तो हुआ नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं तक छोड़ देंगे, यानी कि इसका आंसर जो है ना यही हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इतना कम से कम आपको करना है, और इसी तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, उसी तरह से आपको भी एग्जाम में इसी तरह लिखना है। 1 नंबर डन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए उतार लेना है, सबसे पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एग्जाम में भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन से इस तरह से उतार लेना है, जैसे मैं उतार रहा हूँ अभी। 2x + y = 5 और दूसरा जो समीकरण है 3x + 2y = 8। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है ना। 2 समीकरण दिया हुआ। इसमें सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, वज्र क्या है, उसके अलावा अद्वितीय हल है क्या है। सबसे पहले इसे चेक करना है। देखिए चेक करेंगे तो यहाँ लिखना है a1 बटे a2। देखिए a1 का मान क्या हुआ, x के साथ गुणांक में 2 है, ठीक है,
इसका भी 2 है। दूसरा b1 बटे b2, b1 बटे b2, b1 का मान क्या है 1 है, y के साथ गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है। अब दूसरा वाला y के साथ गुणांक में क्या है 2 है, ठीक। अब यहाँ आप देख लीजिए a1 बटे a2 का मान 2 बटे 2, 2 बटे 2 कहने का मतलब ये हुआ कि 1 बटे 1, ठीक है। और b1 बटे b2 का मान क्या हुआ 1 बटे 2। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है ना, तो c1 बटे c2 को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ठीक है, लिख देंगे क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, ठीक है। यानी कि जो भी हमें समीकरण युग्म दिया हुआ है इसका क्या है अद्वितीय हल है। अब क्वेश्चन आपसे कहा है कि अगर अद्वितीय हल होता है तो आप उसे वज्रगुणज विधि से हल कीजिए। तो आइए इसको हम लोग वज्रगुणज विधि से हल करते हैं, ठीक है। चलिए इसे आप लोग जब उतारिएगा ना तो नीचे उतारिएगा, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम साइड में लिखते आ रहे हैं, ठीक। अब देखिए वज्रगुणज विधि से हल करेंगे। तो अभी मैंने आपको वज्रगुणज विधि का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, फिर से यहाँ समझिए वज्रगुणज विधि से अगर हल करना हो तो कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें 3 वैल्यू चाहिए ना वज्रगुणज विधि के अंतर्गत, क्या क्या चाहिए, तो x का मान चाहिए, y का मान चाहिए और तीसरा 1 का मान चाहिए, ठीक है। आइए x का मान, y का मान और 1 का मान हम लोग लेते हैं। कैसे लेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह से कॉलम बना करके लेना है। देखिए x का मान क्या होगा, x के साथ समीकरण जो दिया हुआ है इसमें देखिए x के साथ गुणांक में क्या है 2, ठीक, और दूसरा 2, ठीक। अब देखिए y का मान क्या होगा, y का मान देखिए y का मान y के साथ गुणांक में क्या है कुछ नहीं है तो 1 है और दूसरा वाला 2 है। उसके बाद 1 मानते हैं c को, c का मान क्या है 5 और दूसरा वाला भी 8, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, एक x का, y का और 1 का मान हो गया। अब इसका फॉर्मूला बना लेना है। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, पहले x का फॉर्मूला चाहिए, ठीक। फॉर्मूला लिखिए आप, देखिए ये क्या है a1 a2 b1 b2 और c1 c2। हमें x का फॉर्मूला चाहिए ना, इस तरह से आप x को जो है ढक दीजिए, ठीक है। x को ढक देने के बाद क्या बचा b1 b2 और c1 c2। ये क्या है b1 को हम क्या करना है c2 से गुना करना है, यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। उसके बाद x के साथ y का मान चाहिए। देखिए y का मान कैसे निकालेंगे, y के लिए y को ढक दीजिए, ठीक। क्या बच गया a1 a2 और c1 c2, यानी कि ये वाला 5 को हमें क्या करना है 2 से गुना करना है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे क्या c1 इंटू a2, तो c1, ठीक है, c1 a2 माइनस a2 सॉरी c2 a1, ठीक है। हाँ, उसके बाद 1 का मान चाहिए ना, तो 1 बटे, ठीक, 1 का मान क्या होगा, उसके लिए 1 को ढक दीजिए। अब क्या बचा a1 a2 और b1 b2, हमें क्या करना है a1 को b2 से गुना करना है, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, a2 b1, ठीक। इस तरह से फॉर्मूला लिख लीजिएगा। देखिए एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिख करके ही बनाना है, सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। मार्क्स लेने के लिए आपको चाहिए ना, अगर 5 में 5 मार्क्स या 3 में 3 मार्क्स फुल मार्क्स चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक। बाय द वे अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखना चाहते हैं तो शॉर्टकट में डायरेक्ट कर सकते हैं कि x का मान चाहिए ना इतना, 1 गुना 8 माइनस 2 गुना 5, इस तरह से कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन नहीं, फॉर्मूला लिख करके करो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब x का मान बैठाते हैं हम लोग। देखिए x का मान क्या होगा, x को ढक दीजिए, 1 गुना 8 माइनस 2 गुना 5, ठीक। उसी तरह से y का वैल्यू चाहिए, तो y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए y का मान कैसे निकलेगा, y को ढक दीजिए, ये 5 गुना 2 माइनस 8 गुना 2 बराबर। फिर उसके बाद 1 का मान चाहिए, 1 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 1 का मान कैसे निकलेगा, 2 गुना 2, यानी इस वाले 2 को इस वाले 2 से गुना करना है, इसमें से माइनस क्या करना है 2 गुना 1 माइनस 2 गुना 1, ठीक। अब आप इसे बैलेंस कर दीजिए। देखिए बैलेंस करने पर क्या होगा, 1 गुना 8 तो 8 माइनस 5 गुना 10, ठीक है, इजुकल टू y बाई 5 गुना 10 माइनस 8 गुना 16, ठीक है।
उसके बाद 1 का मान क्या होगा 1/1/2 × 2 4 माइनस 2 × 1 2। ठीक, हाँ अब इसको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस करने पर क्या होगा, देखिए 8 में अगर 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, ठीक है, बराबर। तो y में 10 में अगर 16 माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस का 6, बराबर 1/4 में 2 माइनस करेंगे तो 2। ठीक, इस तरह से x का y का और 1 का आ गया ना। अब हमें क्या करना है कि x का और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ऐसे कीजिए कि जब x का वैल्यू निकालना हो तो ये वाला पहला वाला को अंतिम से ले लेंगे, ठीक है। यानी कि इसका तीनों का वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। हमें क्या चाहिए, x का मान और y का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, ये पहले वाले को अंतिम वाले से, पहले और अंतिम वाले को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहला वाला और अंतिम वाले को हल करेंगे, यानी कि x/-2 को अगर हम 1/2 के बराबर दिखाएंगे तो हमें क्या हुआ, x का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर जब हमें y का मान चाहिए, y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर अंतिम वाला दोनों को बराबर मान लेंगे, ठीक है। यानी कि y/-6 को बराबर मानेंगे 1/2 का, ठीक है। तो इससे आगे हम यहाँ करते हैं, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ, एक सेकेंड, थोड़ा इनके की कमी हो रही है। ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको लाइव क्लास भी मिलेगा बहुत जल्द, ठीक है। सपोर्ट कीजिए चैनल को। हाँ, समझ में आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए इससे आगे का काम करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, x और y का मान चाहिए, है ना। देखिए x का मान चाहिए तो ये पहला वाला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। पहले वाले को अंतिम के बराबर मानेंगे, यानी x/-2 को 1/2 के बराबर रखना है, ठीक है। चलिए, अरे ये काम काहे नहीं कर रहा, तो बहुत डाला है। लिखेंगे प्रथम, यानी कि ये वाला प्रथम और अंतिम लिखेंगे। यहाँ हेडिंग लिखना है आपको, प्रथम और अंतिम को हल करने पर, प्रथम तथा अंतिम को हल करने पर, ठीक है। ये हेडिंग आपको लिखना है कि प्रथम और अंतिम को हल करने पर। प्रथम का क्या है, x/-2 है ना, x/-2 को बराबर दिखाना है। किसका x/-2 किसके बराबर है, प्रथम को अंतिम, प्रथम और अंतिम को हल करेंगे, ठीक है। x/-2 बराबर है 1/2 के, ठीक है, 1/2 के। अब इसको बैलेंस कीजिए, क्या होगा 2 × x, तो 2x बराबर -2 × 1 तो माइनस का 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। x को 2 से गुना करेंगे 2x, -2 को 1 से गुना करेंगे माइनस का 2। अब हमें x का मान चाहिए तो -2/2, ठीक है। बैलेंस करने पर क्या होगा, x का मान -1 होगा, तो x का मान आ गया। अब उसके बाद y का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, अंतिम दोनों को गुना कर देंगे, सॉरी अंतिम दोनों को हल करेंगे, यानी कि y/-6 को बराबर दिखाएंगे 1/2 का, इससे y का मान आ जाएगा। तो लिखना है आपको, हेडिंग हमेशा लिखना पड़ेगा, लिखेंगे अंतिम दोनों को हल करने पर, ठीक है। अंतिम दोनों को हल करेंगे, ठीक। अंतिम दोनों का तो y बटे क्या होगा, -6 बराबर होगा क्या, 1/2 के, ठीक। अब इसको बैलेंस कीजिए, y को 2 से गुना कर दीजिए, क्या होगा 2y = -6 को 1 से गुना करने पर -6, ठीक। अब इसको बैलेंस करेंगे, y देखिए 2 जो है y के साथ गुना में था, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग में चल जाएगा, तो भागा में, तो y का मान क्या हुआ -3। यानी कि इस प्रकार हमें क्या हुआ, x और y दोनों का मान पता हो गया। तो लास्ट में आंसर में ये क्लियर कर देना है कि जो x का वैल्यू आया है वो -1 आया है, और जो y का वैल्यू आया है वो -3 आया है। इस तरह से लास्ट में जो है ना घेर देना है, जैसे x और y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था उसको हम लोग हल कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को, समझ में आ गया, ठीक। पहले क्या करना है, आपको चेक करना है a1/a2 b1/b2। जब करके देखें ना तो दोनों बराबर नहीं हो रहा तो लिख दिया अतः आदित्य हल है। क्वेश्चन कह दिया आदित्य हल होने का सिचुएशन में आपको क्या करना है, बज्र गुणज विधि से हल करना है। तो बज्र गुणज विधि से यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हमें क्या करने, x का मान ले लिए 2, y का मान ले लिए 1/2 और 1 का मान लिए 5/8, ठीक। चलिए अब उसके बाद x का वैल्यू क्या हुआ, x का फॉर्मूला बैठा दिए, x का मान बैठा दिए, यानी कि x का मान बैठाना 1 × 8, ठीक है, -2 × 5,
बराबर y का मान ज्ञात करना है तो y को ढक दो, इधर से लेंगे 5 गुना 2, ठीक, माइनस 8 गुना 2। फिर 1 का मान चाहिए तो 1 को ढक दो, 2 गुना 2 4, माइनस 2 गुना 1 2, ठीक। अब उसके बाद बैलेंस कर दिए, ठीक है। बैलेंस करने पर क्या हुआ कि माइनस का 2 हुआ, y बटे x बटे -2, y बटे -6 और 1/2। हम क्या करें, 2 बार इसको हल किए, यानी पहला वाला को अंतिम वाले, यानी पहले और अंतिम वाले को हल किए। तो लिखेंगे प्रथम और अंतिम को हल करने पर, यानी x बटे -2 जो है बराबर है 1/2 का, ठीक है। ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक। x बटे -2 बराबर है 1/2 का, तो इससे सोल्व किए तो x का मान आ गया, ठीक। उसी तरह से क्या किए, अब ये अंतिम दोनों को बराबर दिखा है, ठीक है। अंतिम दोनों को हल करने पर तो y बटे -6 = 1/2, ठीक। इसको बैलेंस कर दिए, इससे y का मान आ गया, यानी इस प्रकार हमें x और y का मान आ गया, यही तो ज्ञात करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब तीसरा नंबर हम लोग हल करेंगे, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ है 3x - 5y = 20 और ये 6x - 10y = 40। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हल करना है, ठीक है। कौन सा विधि से, तो वो हम लोग चेक कर लेंगे। पहले क्वेश्चन कह दिया अगर अद्वितीय हल होता तो बजर गुणनखंड विधि से हल करना है, तो पहले चेक कर लेंगे कि ये जो समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है इसका किस प्रकार का हल है, ठीक। चलिए तो इसके लिए a1 बटे a2, ठीक। a1 का मान क्या हुआ, x के साथ गुणांक में क्या है 3, तो 3/6। इसको बैलेंस कर दीजिए 1/2, 3 का 3, 3 दूना 6। अब b1 बटे b2 का मान लेना है, b1 बटे b2 का मान। देखिए b1 का मान क्या है, y के साथ गुणांक में क्या है -5 है, और दूसरा वाला y के साथ गुणांक में क्या है -10 है। अब इसको बैलेंस कर दीजिए ना, देखो इसको अगर काटोगे तो क्या होगा, 1 का 1, 5 1 का 5, 5 दूना 10, यानी कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है। अब हमें क्या करना है कि c1 बटे c2 को चेक करना है, ठीक है। तो c1 बटे c2, देखिए c1 का मान क्या है 20 है और c2 का मान क्या है 40 है। अगर हम इसको बैलेंस कर देंगे तो 20 का 20, 20 दूना 40, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 क्या हो रहा है, तीनों बराबर हो रहा है। तो इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और क्वेश्चन कह दिया है कि जब अपरिमित रूप से अनेक हल मिले तो आप उसको सोल्व मत कीजिए, ठीक है। अद्वितीय हल अगर होता है तो आप उसको बजर गुणज विधि से हल कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। तो हमें यहाँ छोड़ देना है, लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसका लिखना है, पूरा अंत करना है। कैसे, तो दिखाएंगे, ठीक है। चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये भी बराबर है किसका, c1 बटे c2 के। ये तीनों क्या है, बराबर है, ठीक है। लिखेंगे इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अद्वितीय हल है, ठीक है। अपरिमित रूप से क्या हुआ, अद्वितीय हल होगा। जब अपरिमित रूप से अधिक हल हो जाता है तो उससे आगे हम लोग सोल्व नहीं करते हैं, यानी कि इसका आंसर यहीं तक हो गया। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा हम लोग का कंप्लीट हो गया। चौथा नंबर को देख लेते हैं कि चौथा नंबर को कैसे हल करना है, ठीक है। चलिए बने रहिएगा, बस आप लोग अंत तक पूरा समझ में आएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उतार लेते हैं पहले। तीसरा तो हो गया, सॉरी चौथा नंबर। इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन है कि x - 3y - 7 = 0 है ना। इक्वेशन नंबर 1 पे है। और इक्वेशन नंबर 2 है 3x - 3y -15 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसे हम लोग क्या करना है, पहले चेक करना है कि इसका कैसा हल है, ठीक।
चलिए, तो a1 बटे a2 इजिकल टू एक्स के साथ गुणांक में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1, और दूसरा वाला एक्स के साथ गुणांक में 3 है तो 3। ठीक, अब उसके बाद b1 बटे b2, b1 बटे b2, b1 का मान क्या होगा, y के साथ गुणांक में क्या है, माइनस का 3 है, और दूसरा वाला y के साथ गुणांक में क्या है, माइनस का 3 है। ठीक, इसको बैलेंस कर दो तो होता है बराबर, छोड़िए बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये माइनस माइनस ऊपर से कैंसिल हो गया नीचे से। अब यही आप चेक कर लीजिए, a1 बटे a2 का मान 1/3 और b1 बटे b2 का मान 3/3। तो इसको काटने पर भी क्या दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, अद्वितीय हल है। तो यहाँ लिखना है चूँकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का। ठीक है, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। ठीक है, हमें जो भी समीकरण दिया हुआ है इसका कैसा हल है, अद्वितीय हल है। और क्वेश्चन कहा दिया है कि अगर अद्वितीय हल मिले ना तो उसको वज्र गुणज विधि से हल कीजिए। तो आइए इसको वज्र गुणज विधि से हल करते हैं। तो नीचे उतारिएगा इसका। वज्र गुणज विधि के लिए हमें 3 वैल्यू चाहिए। एक्स का मान क्या होगा, क्या है, 1 है, और दूसरा वाला 3 है। ठीक है, हाँ, उसके बाद y का मान चाहिए। y के साथ गुणांक में क्या है, माइनस का 3, चिन्ह के साथ लेना है। ठीक है, दूसरा वाला y के साथ गुणा में कौन है, माइनस का 3। ठीक, उसके बाद 1 का वैल्यू चाहिए। 1 मतलब c का मान देखिए माइनस का 7, और दूसरा वाला c के साथ क्या है, माइनस का 15 है। ठीक, इसे बंद कर दो। ठीक है, एक तरह से बॉक्स बना सकते हैं इस तरह से। ठीक, चलिए अब उसके बाद फॉर्मूला चाहिए, एक्स का चाहिए फॉर्मूला। ठीक, तो फॉर्मूला आपको बता दिए हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक, देखिए एक्स का मान कैसे बैठाएंगे। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि b1 इंटू c2 माइनस c2 इंटू b1। ठीक है, चलिए तो हमें क्या करना है, एक्स का मान बैठाना। तो ऐसा कीजिए, एक्स को ढक दीजिए। ठीक है, रह क्या गया, ये b1 बटे b2, c1 बटे c2। हमें क्या करना है कि ये जो है इसको हमें क्या करना है, कोना कोनी गुना करना है, यानी -3 इंटू -15। तो माइनस का 3 इंटू माइनस का 15। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे क्या, यानी b1 इंटू c2 कर दिए। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना है कि b2 इंटू c1। b2 का मान क्या है, b2 का मान माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 इंटू माइनस का 7। ठीक, अब उसके बाद देखिए y का मान चाहिए, तो y का मान निकालेंगे। देखिए y का मान क्या होगा, तो इसके y के लिए y को ढक दो। ठीक है, y को ढक देना है। ठीक है, y को इस तरह से हमें क्या करना है, ढक देना है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, y का मान कैसे निकालेंगे, इधर से c2 इंटू a2, c1 इंटू a2, तो -7 इंटू 3, तो माइनस का 7 गुना 3 माइनस c2 इंटू a1। ठीक है, तो माइनस का 15 गुना 1, तो ये रहा इसका माइनस का 15 गुना 1। ठीक, उसके बाद 1 का वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए 1 को ढक दो। 1 का वैल्यू चाहिए तो 1 को ढक दो। क्या बचा, 1 गुना, यानी कि a2 यानी कि a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b2। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए गुना करेंगे। देखिए 15 त्या कितना होगा, 45। ये देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 15 त्या 45 होगा, 45 माइनस। अब देखिए क्या है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 7 त्या 21। ठीक है, इजुकल टू y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू देखिए 7 त्या कितना होगा, 21। ठीक है, और ये माइनस में है। ठीक है, माइनस में 7 है और प्लस में 3 है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 7 त्या 21 होगा। फिर इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस का 15 इंटू प्लस का 1, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन 15 गुना 1 क्या होगा, तो माइनस का 15 होगा, बराबर y का मान देखिए, y का मान क्या होगा, माइनस का 3 गुना 1 क्या होगा, माइनस का 3। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है, 3 त्या 9। ठीक है, 3 त्या क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, माइनस का, लेकिन 9 ध्यान रहे, माइनस का 9। अच्छा, माइनस का 9। ठीक, अब इसको बैलेंस कर दीजिए। तो x बटे क्या होगा, 45 में अगर 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 में 1 माइनस कर दो, तो
तो 4 और 4 में 2 माइनस करो तो 2, ठीक है। उसके बाद y का वैल्यू देखो क्या होगा कि ये माइनस का 21 है और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। आप चाहे तो यही भी इसको प्लस में दिखा सकते हैं, एक स्टेप और कम हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या होगा, हम इसको डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। उसी तरह से ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, हम डायरेक्ट इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब 21 है, माइनस का 21 है और प्लस का 15 है, ठीक। माइनस का 21 है और प्लस का 15 है, यानी कि अगर 21 में माइनस प्लस, ऐसे देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 21 में आप 7 माइनस 15 माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, तो 21 में 15 माइनस करेंगे क्या होगा, 6 होगा। लेकिन चिन्ह बड़ा का, बड़ा चिन्ह किसका है, माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, तो माइनस में बराबर। अब इसमें देखिए क्या है, ये माइनस में 3 है, ये माइनस में 3 है और प्लस में 9 है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 9 में 3 माइनस कर दीजिए, 9 में 3 माइनस कीजिए 6। चिन्ह बड़ा का, बड़ा चिन्ह किसका है, प्लस वाला चिन्ह बड़ा है। यानी कि इसे समझिए ना, 9 रुपया प्लस में है, 3 रुपया माइनस में है, तो 9 में 3 घटा देंगे तो 6, है ना। उसी तरह से यहाँ भी की है, उसी तरह से यहाँ भी की है कि 21 माइनस में है, इसमें से 15 प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस कर देना है, तो बचा 6। 6 किसका बचा, माइनस का चिन्ह बड़ा था, ठीक। अब आप क्या करना है कि हमें x इसका भी मान इसके बराबर, इसका भी मान इसके बराबर, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि x का मान निकालने के लिए पहले वाले को अंतिम वाले के बराबर मानना है, फिर y का मान निकालना है तो दूसरे वाले को तीसरे वाले के बराबर मानना है। यानी कि प्रथम x का मान निकालने के लिए प्रथम और अंतिम को हल करेंगे और y का मान निकालने के लिए अंतिम दोनों को हल करेंगे। चलिए पहले x का मान निकालने के लिए करते हैं, लिखेंगे प्रथम और अंतिम, प्रथम तथा, यहाँ जगह नहीं है, ऐसा करते हैं हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, मिल जाता है। हाँ, हमें क्या करना है, प्रथम और अंतिम को हल करना है। लिखेंगे प्रथम तथा अंतिम को हल करने पर, ठीक है। प्रथम और अंतिम को हल करेंगे। देखिए प्रथम क्या है, x बटे 24 है, तो x बटे 24 बराबर बराबर, अंतिम वाला क्या है, 1 बटे 6 है, तो 1 बटे 6, ठीक। चलिए अब इसको बैलेंस कीजिए, x गुना 6 कितना होगा, 6x बराबर 24 गुना 1 24। क्या किए, x को 6 से गुना कर दे, 6x 24 गुना 1 24। अब देखिए x का मान क्या होगा, 24 बटे 6, यानी कि x मान क्या होगा, 6 चौक 24, यानी x का मान 4। इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, x का वैल्यू निकल गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। तो y को वैल्यू निकालने के लिए अंतिम दोनों को हल करेंगे, अंतिम दोनों को हल करेंगे तो क्या होगा, y का वैल्यू निकलेगा। तो लिखना है अंतिम दोनों को हल करने पर, तो अंतिम दोनों को हल करना है। अंतिम दोनों क्या है, y बटे माइनस का 6 है, तो y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए, इसको y को 6 से गुना करेंगे क्या होगा, 6y इज इक्वल टू -6 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 6, यानी कि y का मान क्या होगा कि माइनस का 6 रहा। अब देखिए ये वाला 6 क्या है, y के साथ गुना में है, बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। तो y का मान क्या होगा, 6 का 6 1, ठीक है। इस तरह से हम लोग का आंसर जो है ना, ये y का मान हो गया। तो आंसर नोट कर देना है कि x का मान कितना निकला, y निकला, और जो y का मान है, x का मान कितना निकला, 4 निकला, और जो y का मान है वो माइनस का 1 निकला। इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 समस्या था, चारों समस्या का हम लोग हल कर लिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारे पास 2 समीकरण दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2x + 3y = 7, उसके बाद a माइनस बी एक्स, यानी कि ये हमें 2 समीकरण दिया हुआ है। और क्वेश्चन कह रहा है कि a और b किन मानों के लिए ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या होता है, जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 और बराबर होता है c1 बटे c2, मतलब a1 b1 और a1 b1 और c1, यानी सारा चीज़ अगर बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए
निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमें दो समीकरण दिया हुआ, इन दोनों समीकरण में ए और बी के किन मानों के लिए, मतलब ए और बी का कौन सा ऐसा मान होगा जो इन दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल कर देगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल ना, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त है। इसका सॉल्यूशन यहाँ से लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्तें। ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्तें क्या है? तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्तें है a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और ये भी बराबर होगा c1 बटे c2। यानी जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों अगर बराबर होता है तो इस प्रकार के समीकरण का क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसी में मान बैठा देना है। देखिए a1 का मान क्या हो, x के साथ गुणांक में क्या है, x के साथ गुणांक में 2 है, तो a1 बटे a1 का मान हो गया 2। a2 का मान क्या होगा, तो दूसरा समीकरण में देखिए x के साथ गुणांक में क्या है, x के साथ गुणांक में a माइनस बी है, तो a माइनस बी। ठीक है, बराबर b1 बटे b2, b1 तो y के साथ गुणांक में कौन है, 3 है, तो 3 बटे दूसरा वाला y के साथ गुणांक में कौन है, a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर c1 बटे c2, c1 का मान क्या है 7 बटे, है ना, उसके बाद ये वाला c का मान क्या है 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक, तो अब देखिए इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है कि ये a माइनस बी, हाँ a माइनस बी और a प्लस बी दिया हुआ है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, दो तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या करें, एलसीएम मान लीजिए इसका, ठीक है, एलसीएम मान लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेना है, या फिर एलसीएम नहीं लेंगे तो गुना कर देते हैं इसको। देखिए गुना कर देंगे, तो गुना तो होगा नहीं, प्रथम और अंतिम को हल करते हैं। ठीक, तो प्रथम और अंतिम को इसका हल करेंगे। प्रथम और अंतिम को हल करने पर लिखेंगे प्रथम तथा अंतिम को हल करने पर। ठीक है, प्रथम और अंतिम का हल करेंगे, ये वाला इसके बराबर। ठीक है, तो इसका मान क्या है 2 बटे a माइनस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 दूना 6a, ठीक है, प्लस b इंटू 2 तो 2b माइनस 2 इंटू 2 4 बराबर के इस तरफ क्या हुआ 7 गुना a, 7a माइनस था, माइनस लेकर दिए 7 गुना b तो 7b। देखिए समझिएगा कैसे किए, हम प्रथम को अंतिम के बराबर किए। ठीक है, प्रथम अंतिम मतलब ये तीनों आपस में बराबर है, तो हमें क्या करना है प्रथम और अंतिम को हल करना है। लिखेंगे प्रथम और अंतिम को हल करने पर, तो प्रथम का वैल्यू क्या है 2 बटे a माइनस बी, ठीक है, अंतिम बोला क्या है 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 को हम 3a से गुना करेंगे, 3 दूना 6, ठीक, उसके बाद प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह बैठा दिए, 2 इंटू बी तो 2b, माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लिए, 2 दूना 4 तो 4 बैठा दिए। ठीक, उसी तरह से इधर देखिए 7 गुना a तो यह 7a है ना, फिर माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लिए, 7 गुना b 7b। अब इसको देखिए हल करेंगे, देखिए यहाँ क्या है कि 6a और इधर 7a है, तो या तो इसको उस तरफ लेके आएंगे या फिर उसको इस तरफ लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको इस तरफ लेकर के आते हैं, क्या है 6a और ये 7a बराबर के उस तरफ है, इस तरफ लेकर के आएंगे, माइनस का 7a हो जाएगा, यहाँ प्लस में है ना, देखिए 6a बराबर के इस तरफ था रहने दिए। अब ये देखिए 7a क्या है, 7a बराबर के इस तरफ प्लस में है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या है माइनस का 7a होगा। अब b का मान देखिए, b का मान क्या है 2b है, तो 2b रहने दिए। अब इधर भी देखिए b का मान है, इधर क्या है बराबर के उस तरफ, b का मान क्या है माइनस 7b है, तो उसको अगर इस तरफ लेकर के आएंगे तो प्लस हो जाएगा 7b। अब देखिए 4 क्या है बराबर इस तरफ माइनस में है, इसको हमें उस तरफ लेकर के चलना है। ठीक है, तो इस तरफ माइनस में था, उस तरफ प्लस में। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 6 में अगर 7 घटाएंगे तो माइनस का ये, 6a में माइनस का 7a घटाएंगे तो माइनस का ये। अब देखिए 2b प्लस 7b इज इक्वल टू क्या होगा 9b बराबर 4। इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें अंतिम दोनों को हल करना है। अंतिम दोनों को हल करने पर तो इससे आगे लिखेंगे अंतिम दोनों को
हल करने पर, ठीक है, अंतिम वाले दोनों को हल करेंगे, ये वाला, ठीक है। इसका पहला वाला क्या है, इसका 3/, जगह थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, इधर है 3/a + b बराबर, अंतिम वाला क्या है 7/3a + b - 2, ठीक। इन दोनों को सोल्व करेंगे। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो 3 को हमें क्या करना है, 3 को पहले 3 से गुना करना है, क्या होगा 9, फिर 3 को a हो जाएगा, ठीक है। 3a × 3 क्या होगा 3 × 9a, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, b × 3 तो 3b, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, 2 × 6 बराबर। अब देखिए इसको इस तरफ गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 7 × a तो 7a, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 7 × b तो 7b, ठीक है। चलिए, ये a का मान है। अब इसको बैलेंस कीजिए, देखिए 9a है ना बराबर के इस तरफ, तो 9a रहने देंगे। अब देखिए बराबर के उस तरफ 7a है, तो उसको खींच के उसके इधर लेकर के आना है, तो उधर प्लस में है तो इधर क्या होगा, ये माइनस का 7a होगा। फिर उसके बाद देखिए 3b भी है तो 3b रहेगा। अब देखिए बराबर के उस तरफ क्या है 7b है, बराबर के उस तरफ क्या है प्लस में है, इस तरफ लेकर के आएंगे क्या होगा माइनस का 7b होगा बराबर। अब देखिए 6 बराबर के इस तरफ है, हमको इक्वेशन बनाना है तो उस तरफ लेकर के जाना होगा, माइनस का, यहाँ तो माइनस का 6 था, इधर क्या होगा प्लस का 6, इसको बैलेंस करना है। देखिए 9b में अगर 7b घटा देंगे, 9a में अगर 7a घटा देंगे 2a। अब देखिए 3b प्लस में है और माइनस का 7b माइनस में है, तो ये प्लस है या माइनस में है तो क्या होगा माइनस होगा, यानी 7 में अगर हम 3 घटा देंगे तो क्या होगा 4b होगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का, तो 7 का चिन्ह बड़ा है तो बड़ा, यानी कि ऐसे समझिए 7 क्या है माइनस में है और 3 प्लस में है, तो 7 में अगर 3 हम क्या करेंगे, मान लो कि ऐसे समझो कि 3 रुपया मेरे पास पैसा है और 7 रुपया कर्ज है, तो 7 रुपया पा रहा था जो व्यक्ति, हम उसको 3 टका दे देंगे तो, और पाएगा क्या टका 4 टका पाएगा मतलब कर्ज, तो माइनस का भी, ठीक है, = 6। आप चाहे तो इसको आप छोटा कर सकते हैं 2 से भाग दे करके, ठीक है, 2 से अगर भाग दे देते हैं, ठीक है, चलो नहीं देते हैं, चलो इक्वेशन 2, देखिए इक्वेशन नंबर 1 यहाँ निकाले थे, इक्वेशन नंबर 2 निकाल लिए। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हल करते हैं तो हमें a और b का मान प्राप्त हो जाएगा, और क्वेश्चन कह भी दिया है कि आप a और b का मान निकालिए, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हल करने के लिए देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने का नियम क्या है कि या तो आप दोनों a का मान बराबर कर दीजिए या तो फिर b का मान बराबर कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए 2a है और यहाँ सिर्फ a है, तो इस वाले a को अगर हम 2a बनाएंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, इससे देखिए यहाँ क्या a है, a के साथ गुना में क्या है 2 है, तो इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में पहले क्या है, इक्वेशन 1 में a के साथ क्या गुना में 1 है, तो इसको 1 से गुना करेंगे। इक्वेशन 2 में a के साथ गुना में 2 है तो इसको 2 से उल्टा कर देना, ठीक है। यहाँ वाला 2 इधर गुना, इधर वाला 1 उधर गुना, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है 2 × a क्या होगा माइनस का 2a, -2a, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, 2 × 9b तो 9 दूना 18b हो जाएगा, 18b बराबर 4 दूना 8, ठीक है। कैसे किए, 2 × a 2a प्लस 9 × 2 18b बराबर 4 दूना 8, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1 से आ गया। इक्वेशन नंबर 2 को देखिए गुना करेंगे, 2a × 1 क्या होगा 2a होगा, माइनस का साइन है, 4b गुना 1 4b = 6 × 1 6। अब इसको बैलेंस कीजिए, देखिए ये माइनस का 2a है, ये प्लस का 2a है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 18b में से 4b माइनस कर देंगे तो कितना होगा 14b = 8 × 14, ठीक है। अब b का मान क्या होगा 14/, अब ये देखो 14 b के साथ गुना में था, बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा ये यहाँ नीचे में आ जाएगा, ठीक है 14। तो इस तरह प्रकार b का मान क्या हुआ 1 हो गया। हमें क्या करना है b और a का मान ज्ञात करना है, तो b का मान आ गया। अब a का मान ज्ञात करना है तो इस b वाले वैल्यू को हमें क्या करना है इक्वेशन नंबर 1 या 2 में बैठा देना है। चलिए, तो ये जो b का मान है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में बैठाते हैं, ठीक है। तो आगे लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। b का मान क्या करना है हमें इक्वेशन नंबर 1 में बैठाना है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, माइनस का a है प्लस ab है बराबर 4, है ना।
इक्वेशन नंबर 1 यही है। अब इस वाले इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, हमें b का मान बैठाना है। तो माइनस का a ऐसा का ऐसा ही रहेगा, प्लस a का मान नहीं मालूम इंटू b का मान। देखिए b का मान क्या है, 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 4। ठीक, अब इसको बैलेंस कीजिएंगे तो माइनस का a प्लस a, ये क्या है 9b है ना, सॉरी 9b है, 9 इंटू बी, तो 9 इंटू बी का मान क्या है 1, 9 इंटू 1 क्या होगा 9 ही होगा, बराबर 4 होगा। ठीक, इधर क्या है माइनस का a बराबर, अब देखिए 9 क्या है बराबर की इस तरफ प्लस में, 4 तो इस तरफ था बराबर के उस तरफ 4 था, 4 रहेगा ही। अब 9 क्या है बराबर की इस तरफ क्या है प्लस में, इस तरफ क्या जाएगा माइनस में जाएगा, तो माइनस a बराबर क्या होगा माइनस का 5। इसको माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो a का मान क्या हो गया 5। तो इस प्रकार हमें जो है a का मान 5 और b का मान 1। ठीक है, तो a का मान 5 और b का मान 1 के लिए ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 भी सोल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। हमें इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, 3x + y = 1 और 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। इसका मतलब है कि के का किस मान के लिए जो समीकरण दिया हुआ है इसका समीकरण युग्म का क्या है कोई हल नहीं है। ठीक, चलिए कोई हल नहीं होने का शर्त क्या हम लोग का a1/a2 और b1/b2 बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो समीकरण दिया हुआ है 2 का 2, के किस मान के लिए 3x + y बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। देखिए क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ क्या बोला है कोई हल नहीं, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सोल्व किए, अनेक हल होने की शर्त लिख दिए थे, उसी तरह से यहाँ क्या बोला है कि के का किस मान के लिए ये समीकरण का मतलब के का कौन सा ऐसा वैल्यू, मतलब के का जगह कौन सा ऐसा मान रखे ताकि ये जो हमें समीकरण युग्म दिया हुआ इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कोई हल नहीं होने की शर्तें। ठीक है, कोई हल नहीं होने की शर्तें। देखिए कोई हल नहीं होने की शर्तें क्या है, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो तो ये क्या होगा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हमें मान बैठाना है। देखिए a1 का मान x के साथ गुणांक में 3 है तो 3/a2 का मान 2k - 1 = b1 का मान y के साथ गुना में क्या है 1 है। ठीक है, b2 का मान तो y के साथ गुना में क्या है k - 1 है। ठीक है, बराबर c1/c2, c1 का मान क्या है 1/c2 का मान क्या है 2k + 1। ठीक है, ये बराबर नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि हमें के का मान निकालना है और कंडीशन क्या है a1/a2 b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना है इसको इसके बराबर दिखा देना है। देखिए इसको पहले वाले और अंतिम वाले को हल नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले वाले को अंतिम वाले से हल मत कीजिए क्योंकि क्वेश्चन कहा दिया है कि ये इसके बराबर है ही नहीं, तो इसके बराबर जब है ही नहीं तो उसको हल नहीं ना कर सकते हैं। ये इसके बराबर है नहीं तो इसके बराबर लिख नहीं सकते, यानी कि ये दोनों क्या है बराबर है। तो इन दोनों को हल करेंगे, यानी प्रथम दोनों को हल करने पर हल करने पर। ठीक है, प्रथम दोनों को हल करना। प्रथम क्या है 3y 2k - 1 = 1y k - 1। ठीक, इसको हल करना है। देखिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, थोड़ा जगह नहीं है इधर हम कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय क्या होगा 3 × k कर देंगे, है ना,
तो 3 इंटू के माइनस 3 इंटू 1 3। देखिए समझिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, के इंटू 3 किए तो क्या होगा, 3 के माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह लिए, 1 इंटू 3 क्या हुआ, 1 3 1 हुआ। ठीक है, थोड़ा इसको हम ठीक से लिख लेते हैं। 3 के माइनस का 3 इज इक्वल टू, अब देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 के 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 2 के होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही होगा। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। देखिए 3 के बराबर के इस तरफ है, रहने देंगे। अब देखिए बराबर के उस तरफ क्या है, 2 के है, प्लस में है, उसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 के होगा इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया, माइनस का 1 रहा, माइनस का 1 रख देंगे। अब इधर देखिए 3 क्या है, बराबर के इस तरफ माइनस में है, उस तरफ अगर लेकर के जाए तो ये क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। अब बैलेंस करने पर क्या होगा, 3 के में अगर 2 के माइनस कर देंगे तो के इज इक्वल टू 1 क्या है, माइनस में है, और 3 क्या है, प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 में अगर 1 माइनस कर दिए तो 2, और ये जो 2 रहा ये प्लस में रहेगा, क्योंकि क्या है, चिन्ह बड़ा किसका है, बड़ा चिन्ह किसका है, 3 का है, 3 प्लस में है इसलिए प्लस, यानी कि के अगर के का जगह हम 2 बैठा देंगे तो ये जो समीकरण हमें दिया हुआ है इसका अपरिमित रूप से क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होने की शर्त पूरा कर लेगा। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 2 का 2 भी कंप्लीट। अब देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, चलिए हाँ, इसको पहले वाले को अंतिम के बराबर मत दिखाना, क्योंकि बराबर है ही नहीं ना, कंडीशन क्या, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं मतलब श्योर मटेरियल बराबर नहीं है, इसलिए पहले वाले को अंतिम के बराबर बिल्कुल नहीं दिखाना है यहाँ। इसके अलावा हम लोग जितना भी क्वेश्चन सोल्व किए उसमें क्या किया, पहले वाले को अंतिम के बराबर दिखा दिए, यहाँ नहीं दिखाना, यहाँ नहीं दिखाना है, क्योंकि ये इसके बराबर है ही नहीं। देखो यानी कि ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को लेकर के हल करो ना, के का माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में ये समीकरण दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये समीकरण दिया हुआ है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये रहा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये 2 समीकरण दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणज विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप उपयुक्त अधिक मानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ये 2 समीकरण दिया हुआ, इससे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, फिर दूसरी बार वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, यानी कि 2 बार हल कीजिए, पहली बार प्रतिस्थापन विधि से, दूसरी बार वज्र गुणनखंड विधि से, और आप ये बताइए कि आपको कौन सा विधि बेटर लगा। ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर बनाना है। देखिए इसमें कोई बता सकता है कि हमको प्रतिस्थापन विधि हल्का लगा, ठीक है, मतलब उपयुक्त लगा। इसके अलावा कोई अगर किसी को वज्र गुणनखंड विधि अच्छा लगा तो वो उसका नाम ले सकता है, मतलब इससे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि हम लोग को क्या करना है, एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाना है, उसके बाद दूसरा बार वज्र गुणनखंड विधि से हल करना। तो आइए, ये सब हम लोग वैसे भी पहले कर चुके हैं, वज्र गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले प्रतिस्थापन विधि ना, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं पहले। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है कि 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ठीक, ये हमारे पास क्या समीकरण नंबर 1 है। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कि इसमें क्या करना है, सिर्फ x का वैल्यू को इधर रखना है, यानी कि 5y और 8 जो बराबर के इस तरफ है, हमें क्या करना है, उसको उस तरफ लेकर के चल जाना है। तो चलिए लेकर के चलते हैं, पहले 5y को लेके आएंगे, ठीक है, और बराबर की इस तरफ ये 9 था, 9 रहा, लेकिन ये देखिए 5y क्या था, बराबर की इस तरफ प्लस में था, हमें क्या करना है, इस तरफ लेकर के माइनस में लेके आना। ठीक, हमें x का वैल्यू चाहिए तो सिर्फ y जो है ना, y का मान को भी उस तरफ लेकर के जाना होगा। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y, अब ये 8 क्या है, बराबर के इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मान लेना है, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। अब यहाँ क्या करना है कि जो x का वैल्यू आ गया, जिसको हम लोग इक्वेशन 3 कहते हैं, इसको क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 से लेकर के आए तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में बैठाना है। तो आगे लिखेंगे कि x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, यानी कि x का वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में बैठाना है। देखिए इक्वेशन नंबर 2 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, है ना। चलिए 3 इंटू एक्स का जगह, देखिए x का मान निकाले हैं यहाँ, तो हमें क्या करना है कि x का जगह बैठाना है ये वाला मान 9 माइनस 5y/8, ठीक। प्लस का साइन है, देखिए 3 का जगह 3 बैठा दिए, x का जगह देखिए x का बराबर इतना था तो x का जगह ये बैठा दिए, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, 2y है तो 2y बराबर 4। अब इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। देखिए अगर इसको बैलेंस करेंगे 3 गुना 3, देखिए अगर ये कटता, अगर यहाँ 9 अगर रहता तो काट देते, कटेगा नहीं, तो इसमें क्या करना है कि 3 को 9 से गुना कर देना है, तो 9 कितना हो जाएगा 27, है ना। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 3 गुना 5 क्या होगा 15y प्लस इस तरफ क्या रह गया, अच्छा इसको बटे में क्या है 8 है तो 8 रहेगा, ठीक है। 9 27, माइनस का साइन था माइनस का साइन, 5 15y बटे 8 8, ठीक। अब उसके बाद देखिए इस तरफ क्या है 2y है, 2y बराबर 4। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब इसमें क्या करना है कि एलसीएम लेना है, हम बटे का एलसीएम, देखिए बटे का एलसीएम लेना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। बटे का एलसीएम लेना है तो 1 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और 8 का एलसीएम 8 ही रहेगा, हाँ तो 8 कैंसिल, ठीक है। अब उसके बाद 27 माइनस 15y ही रहेगा, 27 माइनस 15y कैसे किए, 8 कैंसिल, ठीक है, यानी कि 8 को अगर 8 से भाग देंगे 1 गुना 27 तो 27 रहेगा, माइनस है माइनस 1 गुना 15y, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। अब 8 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, 8 दूना 16, कैसे कर रहे हैं, 8 को हमें क्या करना है 1 से डिवाइड करना, तो कितना होगा 8 ही होगा। अब 8 गुना 2 कितना होगा 16y और बराबर 4। अब देखिए इसमें क्या करना है कि ये जो 8 है बराबर की इस तरफ क्या है, ये डिवाइड में है, बराबर के उस तरफ लेकर के चले जाएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 7 माइनस 15y प्लस 16y इज इक्वल टू 8 चौका 32, है ना। चलिए इसको बैलेंस कर दीजिए, ये कितना है 27 माइनस, अब देखिए माइनस का 15y प्लस का 15y, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, यानी 16y में क्या होगा 15y माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा y का वैल्यू बराबर 32, ठीक। अब देखिए इसको बैलेंस करना है, ये प्लस में बचेगा, y का मान प्लस में 16 ज़्यादा, ठीक। अब ये हमें y का मान चाहिए तो 27 जो बराबर के इस तरफ है इसको हमें क्या करना उस तरफ लेकर के चलना होगा, तो y का मान क्या होगा 32 माइनस ये क्या होगा 27, तो y का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ 5, ठीक है, y का वैल्यू आ गया। अब इस y के वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 कहीं भी बैठा देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं इस y के वैल्यू को हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में बैठा देंगे, इससे क्या होगा x का मान हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण कितना है 3 में रखने पर हमें क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 3 में बैठाना है। देखिए समीकरण नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई 8, ठीक। बैलेंस कीजिए, देखिए 9 का मान 9 ही रहेगा, माइनस 5 इंटू y का मान देखिए क्या है 5 है, बटे में क्या है 8 है, तो इसको बैलेंस कर देंगे, कितना हो गया ये 9 माइनस 25 बाई 8, ठीक है। और 9 में 25 माइनस करेंगे तो माइनस का 16 बटे 8, ठीक है, 8 दूना 16 माइनस का 2, तो इस तरह से हमें क्या हुआ कि x का मान आ गया माइनस का 2 और जो y का मान है y का मान आ गया 5, तो ये हम लोग का रहा x आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या किए प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिए, और इसको एक बार और हल करना है, कौन सा विधि वज्र गुणज विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से समझ में आ गया, इससे भी पहले हम लोग किए थे, ठीक। अब आइए अब वज्र गुणज विधि करते हैं, तो इसको मिटा देंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए देखिए अब वज्र गुणज विधि, इसी क्वेश्चन को हमें वज्र गुणज विधि से हल करना है, उसमें भी x का मान माइनस का 2 और y का मान 5 ही आएगा। अब मेथड चेंज, वज्र गुणज विधि से हल करना है इसे ना। चलिए अब आगे सोल्व करना है वज्र गुणज विधि।
बज्रगुणज विधि। देखिए बज्रगुणज विधि के अंतर्गत हमें क्या करना है, एक्स वाई और 1 का मान लेना है। तो चलिए एक्स का मान निकाल लेते हैं पहले, एक्स का मान, वाई का मान और 1 का मान चाहिए। ठीक, चलिए देखिए एक्स का मान क्या होगा, 8 और नीचे 3, वाई का मान 5 और 2 और 1 का मान 9 और 4। ठीक, इस तरह से इसको बॉक्स बना देना है। ठीक, अब फॉर्मूला लगाना है, हमें क्या चाहिए, एक्स वाई और 1 का मान चाहिए। देखो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो एक्स को ढक दो। ठीक है, एक्स को ढक देंगे, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, a1/2 b1/b2 और c1/c2। अगर आप चाहे तो फॉर्मूला भी बना करके लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा, ये आपका ऐसे गुना है, एक्स का मान निकालना तो एक्स को ढक दो, इन दोनों को गुना कर दो, यानी कि b1 इंटू c2, b1 c2 माइनस b2 c1, b2 और c1। ठीक, उसके बाद y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू के लिए y को ढक दो, इस तरह से गुना करो, c1 इंटू a2, तो c1 a2 माइनस c2 a1, c2 a1। 1 का वैल्यू चाहिए तो 1 को ढक दो, ये a1 इंटू b2, a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1। ठीक, अब इसी फॉर्मूला में अमाउंट बैठा दो। देखिए x का मान ढक दो, 5 गुना 4 माइनस 2 गुना 9, 2 गुना 9 बराबर y का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y को ढक दो ना ऐसे, 9 गुना 3 माइनस 4 गुना 8 बराबर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए 1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको ढक दो 1 को, 8 गुना 2, तो 8 गुना 2 माइनस 3 गुना 5, इसको बैलेंस कर दीजिए, 5 चौका 20 माइनस 9 दूना 18 इज इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या होगा, 9 27 माइनस 8 चौका 32 बराबर 1/8 दूना 16 माइनस 5 15। ठीक, चलिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इधर। हाँ चलिए x का मान क्या हो गया, x का मान 20 माइनस 18 2 बराबर y का मान क्या हो गया, y का मान देखिए 27 माइनस 32 क्या होगा, माइनस का 5 बराबर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1। ठीक, अब क्या करेंगे, प्रथम और अंतिम को हल करेंगे। ठीक है, प्रथम और अंतिम, x का मान निकालने के लिए प्रथम अंतिम को हल करना है, y का मान निकालने के लिए अंतिम दोनों को हल करना है। तो पहले क्या करेंगे, प्रथम तथा अंतिम को हल करने पर, ठीक है, प्रथम अंतिम को हल करेंगे। देखिए प्रथम का वैल्यू क्या है, x/2 है और अंतिम का वैल्यू 1/1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इंटू 1 x ही रहेगा, 2 इंटू 1 2 रहेगा, तो x का वैल्यू आ गया इस तरह से। इसे भी पहले निकाले थे हम लोग 2। ठीक है, अब y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अंतिम दोनों को हल करना है। ठीक है, अंतिम दोनों लिखना है यहाँ आपको एग्जाम में भी, अंतिम दोनों को हल करने पर, ठीक है। चलिए अंतिम दोनों को हल करेंगे। देखिए अंतिम क्या है, y/-5 इज इक्वल टू 1/1। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y इंटू 1 क्या होगा, y हो जाएगा, -5 इंटू 1 क्या होगा, -5। तो इस प्रकार x इज इक्वल टू क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -5। तो आप इस वाले समीकरण को कोई भी विधि से हल कीजिए तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -5 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग